और अब बात कर रहे हैं कि महाकौशल में महाजमावट। जी हां, गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर बीजेपी के प्रदेश सरकार उनके प्रति अपना आदर भाव समर्पित करते हुए जबलपुर में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित कर रही है। इस बैठक में आदिवासियों के हितों से संबंधित कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट बैठक पर अब कांग्रेस भी हमला बोल रही है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की इस जबलपुर कैबिनेट बैठक की क्या है असल रणनीति, आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक भोपाल से बाहर जबलपुर में हो रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आदिवासियों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। गोंडवाना साम्राज्य के केंद्र बिंदु जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और एक सभा को संबोधित करने के बाद शक्ति भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आदिवासियों के हितों से संबंधित कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक पर भी चर्चा होगी। इस कैबिनेट के माध्यम से मोहन यादव सरकार आदिवासियों को सीधा संदेश देना चाहती है कि उनकी सरकार और भाजपा ही आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है। इसलिए आदिवासी बाहुल्य वाले महाकौशल के विकास को प्राथमिकता पर रखा गया है। यहाँ कैबिनेट होने का मतलब है कि न केवल जबलपुर बल्कि संपूर्ण महाकौशल के लिए संभावनाओं के द्वार खुलना। तो ये कैबिनेट की जो बैठक है, इसमें आज हम किसी तरह का कोई वायदा लेकर आपके सामने नहीं खड़े हैं, लेकिन इतना ही भरोसा दिला सकते हैं कि मध्य प्रदेश की ये सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है और ये सरकार ये कोशिश करेगी कि मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार भी अपनी पहली कैबिनेट की बैठक जबलपुर में आयोजित कर चुकी है। उक्त बैठक में भी आदिवासियों के हितों से संबंधित कई प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन जब तक उन्हें अमल पर लाया जाता तब तक सरकार जा चुकी थी। अब बीजेपी सरकार के द्वारा जबलपुर में पहली कैबिनेट की बैठक आयोजित करने पर कांग्रेस तंज कसने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस बहाने भाजपा आदिवासियों को रिझाने के सभी प्रयास कर ले, लेकिन भाजपा का यह हथकंडा काम नहीं आने वाला है। भाजपा के राज में महाकौशल शुरू से बेहद उपेक्षित रहा है। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मीटिंग करे, शहर विकास, नगर विकास, प्रदेश विकास की बात करे, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज को बरगलाने का काम, उनके वोटों को रुझाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैं समझता हूं उनका ये हथकंडा काम नहीं आएगा। कल की कैबिनेट बैठक हो जाए, हम उसके बाद देख रहे हैं कि आप उस मीटिंग में क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जबलपुर को क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि महाकौशल हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपेक्षित रहा है। दरअसल भाजपा सोची समझी रणनीति के तहत कदम बढ़ा रही है। साल 2018 में आदिवासियों की नाराजगी की वजह से महाकौशल क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर भाजपा को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था और सरकार नहीं बना सके थे। इस गलती को सुधारते हुए बीजेपी ने आदिवासियों से लगातार संपर्क किया और साल 2023 के चुनाव में जबरदस्त सफलता के साथ ज्यादातर सीटों पर वापस अपना कब्जा जमाया। आदिवासी वोट बैंक पर अपना वर्चस्व बरकरार रखकर बीजेपी महाकौशल की लोकसभा सीटों पर एक बार फिर अपनी जीत दर्ज करने के लिए जमीनें मजबूत करती हुई आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक जबलपुर के शक्ति भवन में हो रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ये बैठक शुरू होगी। एजेंडे को समझने की कोशिश कीजिए। एजेंडा ये है बीजेपी का कि महाकौशल में आदिवासी वोट बैंक उन्होंने काफी कुछ अपने पक्ष में साध लिया है। साल 2018 में आदिवासी नाराज थे, महाकौशल की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और यही वजह थी कि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा, सरकार नहीं बना पाए। इस गलती को बहुत तेजी से सुधारा बीजेपी ने। 23 के चुनाव में बीजेपी के साथ आदिवासी आए, सरकार बनी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, महाकौशल से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं। अब लोकसभा में भी यही प्रदर्शन बीजेपी बरकरार रखना चाहती है। उनका यही मानना है कि अभी भी आदिवासी उनका साथ न छोड़ें, लोकसभा सीट पर भी उनका प्रदर्शन पिछले की भांति ही रहे। जाहिर सी बात है कि मेहनत करने के लिए उन्हें आदिवासियों का जो एक तरह का उनका अपना साथ है वो उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक
जबलपुर में रखी है। जबलपुर को गोंडवाना साम्राज्य का केंद्र माना जाता है, महाकौशल का केंद्र है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो भी निर्णय होंगे तो उसका सीधा असर आदिवासियों तक पहुंचेगा, फायदा बीजेपी को होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं जबलपुर से लाइव। अरविंद, जिस तरीके से ये पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में ली गई है, विपक्षी नेता इसके अलग अलग मायने निकालकर देख रहे हैं, आपकी एनालिसिस रिपोर्ट क्या कहती है? 2024 के लिहाज से इसके क्या मायने? मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से लोकसभा की, और वो जो हारी हुई सीट है वो महाकौशल की सीट है और छिंदवाड़ा की सीट है। तो इसीलिए पूरा जो जोर है वो बीजेपी संगठन का पूरा जोर महाकौशल के ऊपर केंद्रित है। उनका ये मानना है कि अब हमको यहाँ से एक सीट जो हमने गंवाई थी पिछले चुनाव के दौरान, अब वो सीट भी नहीं गंवाना है, उसको भी हासिल करना है, यानी कि छिंदवाड़ा टारगेट है। लेकिन उसके पहले उन्हें आदिवासियों को उसी तरह से अपने साथ बांध कर रखना पड़ेगा जैसा कि उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में अपने साथ उनको रखा था। तो यही एक वजह थी। ये अब एक तरह से कहा जा सकता है कि सुपर बीजेपी वन पर उसमें आदिवासियों को अपने साथ रखा। फेज 2 में अब वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी आदिवासियों को अपने साथ रखना चाहते हैं। यही वजह है कि जबलपुर में इस समय शक्ति भवन बात प्रारंभ होने वाली है, और इस बात चलेगी तो सबसे ज्यादा बात होगी आदिवासियों के हितों के लिए। रानी दुर्गावती जो शताब्दी वर्ष है 500वां, वो वर्ष इसके साथ ही चल रहा है, और ये तमाम यहाँ पर जो घोषणाएं हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो रानी दुर्गावती को ध्यान में रखकर हो रही हैं। रानी दुर्गावती गोंडवाना समाज की आखिरी महारानी थी, और आज भी गौड़ वंशजों में और जो मतदाता हैं उनमें महारानी का बहुत ऊंचा स्थान है। जो भी महारानी का नाम है रानी दुर्गावती का, तो आप मानकर चलिए कि चलिए अरविंद, लौटेंगे आपके पास, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। हमारे साथ दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 24 में जैसा कि विपक्षी नेताओं ने इस जबलपुर में पहली बैठक, कैबिनेट बैठक को लेकर के अलग अलग मायने निकाले, आपकी नजर में वो मायने क्या है? ये देखिए, भाजपा जो है एक हमेशा एक नया नवाचार करती है, और दूसरे रूप से वो साइलेंट रूप से विपक्ष पार्टी की एक्टिविटीज देखती है। 2018 में अगर आप देखें तो कांग्रेस आई थी, तो कांग्रेस ने भी अपनी मंत्रिमंडल बैठक वहां की थी महाकौशल में जबलपुर में। उसी के तारतम्य में जो अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि जो आदिवासी वोट है, और खास तौर से जो एक गढ़बरी वाली छिंदवाड़ा वाली जो सीट है, और उस सीट को वो चाहते हैं कि 2024 में, क्योंकि अमित शाह ने जो विधानसभा में अभी जब वहां पर निरंतर दौरे किए और उस तरह से एक स्ट्रेटेजी बनाई, और जिसके कारण के इस समय उनका जो और क्या लगता है कहीं ना कहीं इससे असर भी देखा जाएगा? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों लगातार बैक टू बैक जो तरजीह देने की कोशिश है नए मुख्यमंत्री की, वो नजर आ रही है कि आदिवासी वर्गों को साधने की, और साथ ही साथ जबलपुर संभाग को और साधने की कोशिश। चलिए लौटूंगे आपके पास, सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को जबलपुर, जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हैं माननीय श्री राकेश सिंह जी का। बोलिए भारत माता की। अरे आज का दिन इतना विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। महाकाल के भक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में विराजमान है। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती की, रानी अवंतीबाई की। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित बाबा महाकाल के भक्त अत्यंत सादगी और विनम्रता के साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक श्रेष्ठ और योग्य कार्यकर्ता, जो आज मुख्यमंत्री के रूप में मां नर्मदा जी के पावन तट पर संस्कार धानी में पधारे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, और उन्होंने
मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट जबलपुर में करने का जो निर्णय किया है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन हम करें, जोरदार तालियों के साथ। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके कुशल संगठनात्मक नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यह ऐतिहासिक जीत हमें हासिल हुई है। इसी संस्कार धानी में एक कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद के अधिकारी के रूप में जिन्होंने लंबा समय जबलपुर में दिया है, ऐसे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें। मंचासीन मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री सम्मानीय विजय शाह जी, मंच पे विराजमान हमारी। तो जबलपुर के कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई और एक बार फिर से रुख करते हैं चर्चा की तरफ, जहां हमारे साथ भूपेंद्र जी लगातार जुड़े हुए थे। जी भूपेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। चलिए भूपेंद्र जी के पास लौटेंगे। हमारे साथ लगातार अरविंद भी जुड़े हुए हैं। जी अरविंद, जिस तरीके से सवाल था कि विपक्षी नेताओं का लगातार ये कहना है कि आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश है, तो किस हद तक जो साधने की कोशिश है वो नजर आने लगी है? इस तरह नए मंत्रिमंडल के गठन बाद जिस तरह से तमाम आदिवासियों से संबंधित चीजों को और उनकी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विचार विमर्श कर दिया गया, ये सबसे बड़ी बात थी। सबसे पहले यहाँ पर आदिवासियों से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा आज यहाँ पर की गई। पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और उसके बाद उन जिलों की जो जिले आदिवासी डोमिनेटेड एरियाज माने जाते हैं, वहां पर जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही हैं उनकी बहुत बारीकी से डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। कुछ योजनाएं 90% चूंकि पूरी हो चुकी हैं, 10% काम बाकी है, तो उस पर निर्देश ये दिए गए हैं कि अप्रैल माह के पहले यदि वो 10% जो बचे हुए काम है उन्हें भी जी। और क्या इसको लेकर के कांग्रेसी नेताओं, क्योंकि लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में करने को लेकर के कोई औपचारिक अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने आया है? बिल्कुल, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कांग्रेस के विधायक 2019 की जबलपुर में तत्कालीन कमलनाथ सरकार की कैबिनेट मीटिंग में शामिल थे। हमने सुबह उनसे बात की थी, उन्होंने इस बात का स्वागत किया था डॉक्टर मोहन यादव का और उन्हें बधाई दी थी और कहा था कि ये सौभाग्य की बात है कि जबलपुर महाकौशल में उन्होंने अपनी कैबिनेट रखी। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि जब कैबिनेट थी तब 300 करोड़ रुपए महाकौशल विकास कार्यों को जारी किया गया था, वो काम पेंडिंग रह गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉक्टर मोहन यादव वो 2900 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर अमल करेंगे और इस क्षेत्र की विकास की जो परियोजनाएं हैं उन्हें प्रारंभ करेंगे। इस बात की उन्हें काफी उम्मीद है। इस तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि महाकौशल के विकास की इबारत बीते स्वागत है कैबिनेट का। जी, और जैसा कि जिक्र आप भी कर रहे हैं कि महाकौशल के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री ने खासी तरजीह अपने पहले दिन से देने की कोशिश की और वो कोशिश नजर भी आ रही है। लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में, क्योंकि 18 साल सरकार का समय रहा है बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश में, बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि जब कैबिनेट दूसरे किसी जिले में की गई हो, अमूमन ये राजधानी में ही होती रही है। क्या लगता है आने वाले समय में इसी तरीके से और तरजीह देने का जिक्र मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं किया? अभी इस तरह की चर्चा नहीं हो पाई है। जैसे जो जगह उनसे बातचीत हुई है, दोनों जगह बातचीत पर उन्होंने सिर्फ जबलपुर क्षेत्र के विकास की बात कही है और साथ में पूरे मध्य प्रदेश की जो विकास योजनाएं हैं उन पर उन्होंने चर्चा की है, थोड़ी सी की है। क्योंकि अभी ठीक कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और साथ में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी उस बैठक में रहेंगे, वे भी ब्रीफिंग देंगे कैबिनेट की। और उसके बाद मुख्यमंत्री चूंकि खुद ब्रीफ करेंगे, पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे, तब यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि वो कौन सी और योजनाएं हैं जिनको कि आदिवासियों को ध्यान में रखकर केंद्रित करके वे यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। तो इस तरह की बात सामने आ सकती है, इसी की उम्मीद की जा रही है। अब इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कैबिनेट कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी
सभा चल रही है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये सभा जैसी समाप्त होगी तुरंत यहाँ से 10 मिनट के बाद वो कैबिनेट के लिए यहाँ पर आ जाएंगे शक्ति भवन में, और कैबिनेट खत्म होने के बाद फिर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शायद घोषणा यहाँ पे जो कुछ भी है यहाँ पर बड़ी घोषणाएं आती हैं। एक और बड़ी घोषणा जो यहाँ पर मैं सुबह से जिक्र कर रहा था जो आने की है और जिसके लिए कुछ संकेत था, सुशासन यानी कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो, कानून यहाँ पर सुदृढ़ हो, कोई अधिकारी की मनमानी न कर रहा हो। इसके लिए उन्होंने जो पहले बात कही थी उसके ऊपर वे अभी भी अड़े हैं और इस कैबिनेट में काफी कुछ वो निर्णय आ सकते हैं। शाहजहांपुर की यदि घटना को उदाहरण के तौर पर देखें, जिस समय भोपाल से जबलपुर के लिए वे चल रहे थे तो शाहजहांपुर के कलेक्टर को हटाने का आदेश देने के बाद वो प्लेन में बैठे थे। ये सुशासन का पहला उनका स्टेप था, जो मैं सुबह से बता रहा था कि इस कैबिनेट में सुशासन को लेकर काफी कुछ निर्णय हो सकते हैं और ये उसके संकेत उन्होंने दे दिए थे। तो शायद हमें ये संकेत पढ़ना पड़ेगा कि जिस तरह से कि शाहजहांपुर के कलेक्टर ने एक बस ड्राइवर से जो बदसलूकी की थी और उसका परिणाम स्वरूप उन्हें हटा दिया गया था, तो सुशासन की जो बात मुख्यमंत्री यदि कर रहे हैं तो उसे अमली जामा पहनाने में देर भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कैबिनेट में जो बैठक है, अब कैबिनेट में बहुत जल्द इस तरह की कोई बात हमको सुनने मिल सकती है, लेकिन तब तक के लिए हमें प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार करना होगा कि क्या जबलपुर में, क्या महाकौशल क्षेत्र में या जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों में सुशासन के तहत अधिकारियों को जो निष्क्रिय है, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं या शायद अपनी हठधर्मिता के चलते चल रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई क्या वो कर सकते हैं। ये तमाम बातें जो है आपसे कुछ देर बाद हमारे हम दोबारा फिर दर्शकों और प्रेस ब्रीफिंग लेकर दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। लेकिन जो संकेत है साफ है कि मुख्यमंत्री बहुत दृढ़ निश्चित तरीके से अपने कार्य प्रणाली में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। बाकी आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।